सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष के भूगोल पर थोड़ा जोर दूंगा। अगर आप भारत का नक्शा देखिए और उसे उल्टा करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि हमारे चारों ओर समंदर ज़्यादा है। समुद्र जो है वो बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 2/3 भाग समुद्र है भारतवर्ष के चारों ओर मिलाकर। और तब आपको पता लगेगा कि ज़मीन काफ़ी कम है। ऐसे दुनिया में 70% जो है वो समुद्र है और सिर्फ 30% ज़मीन है। तो ये हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि भारतवर्ष का जो भूगोल है, हमें जो ऊपर से वरदान मिला है, भारतवर्ष का जो पोजीशन है इंडियन ओशन में, वो एक बहुत ही फायदेमंद जगह पर है, बिल्कुल बीच में है, ताकि हम अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर हम बराबर नज़र बनाए रख सकते हैं। ऐसा हमें ज्योग्राफी दिया गया है। तो ये अगर मानकर चलें तो ये आवश्यक है कि हम उसकी सुरक्षा के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, ज़्यादा दिन तक उसको यूज़ करने के लिए हम कुछ ज़रूर करें। और जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास जो शक्ति थी, नौसैनिक शक्ति, वो बहुत छोटी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें कुछ पुराने कुछ जहाज़ क्रूज़र दिए, कुछ 1-2 डिस्ट्रॉयर दिए, कुछ फ्रिगेट्स दिए और छोटे पेट्रोल क्राफ्ट दिए। और उन्होंने कहा कि आप अपनी नौसेना शुरू कर दीजिए। तो हमारी नौसेना शुरू हुई। चूँकि नौसेना जो है वो एक एक्सक्लूसिव राइट समझा जाता था उस समय अंग्रेज़ों के, या ये समझिए कि जो वाइट्स हैं उनका वो डोमेन समझा जाता था। तो इसलिए उन्होंने भारतवर्ष के किसी नौसेना के अधिकारी को एक लेवल के ऊपर जाने का मौका नहीं दिया। इस वजह से जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ और हमारी नौसेना बनी, तो काफ़ी दिनों तक अंग्रेज ऑफिसर जो कि डेपुटेशन में थे भारत की नौसेना में, उन लोगों ने जितने ऊंचे पद हैं उन्होंने संभाले। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उसमें से कुछ जो नौसेना अध्यक्ष बने, उन्होंने भारत की जो कैसी नौसेना होनी चाहिए, भारत का भविष्य कैसा होगा, काफ़ी आगे तक उन्होंने सोचकर एक प्लान बनाया, एक नक्शा बनाया कि भारत की नौसेना इस दिशा में प्रगति करेगी, उनके पास सबमरीन होंगे, हवाई जहाज होंगे। ये सब उन्होंने एक प्लान बनाकर लिखित रूप में, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं भी, वो उन्होंने बनाकर दिया, जो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो उस समय जो है हमारे पास जो जहाज़ों की संख्या थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम एक फुल फ्लेज्ड एडमिरल या नेवी का जनरल कह लीजिए। तो हम नेवी में वाइस एडमिरल ही चीफ हुआ करता था, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर है। उसके बाद से हमारी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और हमारे जो पहले बने वाइस एडमिरल कटारी पहले भारतीय थे जो कि नौसेना प्रमुख बने। और जब उनके हाथ में कमान आई, तब से नौसेना का विकास अच्छी तरह से होना शुरू हुआ। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका ऐसा मानना था कि हमें जो है एक मजबूत नेवी होनी चाहिए और ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ एक कोस्टल नेवी बनकर रह जाएं। तो हमें दूर ही अपने जो हमारे
कॉमर्स और ट्रेड के इंटरेस्ट हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए हमें ऐसे नौसेना की ज़रूरत है जो दूर तक पहुँचो। और आपको पता होगा कि हम अपना जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास उतना तेल हमारे रिजर्व ज़मीन के नीचे नहीं है। तो हम हमेशा से तेल जो है वो दूसरे देशों से खरीदे हैं। और भारत की प्रगति के लिए ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक था। उस समय हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, बिजली भी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी कि पूरा देश जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाए। वो अभी हाल में हुआ है हमारा पूरा देश इलेक्ट्रिफाइड, 75 साल आज़ादी के अमृत महोत्सव में। तो ये चीज़ें जो है, हमारी एनर्जी को जो सिक्योरिटी थी उसका भार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व वो नेवी को पड़ता है। क्यों कि जितने हमारे ऑयल हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं बाहर से, और बाहर से आने का एक ही रास्ता है, वो समुद्र के ऊपर। क्योंकि ज़मीन के ऊपर हमारे जो संबंध है हमारे पड़ोसी देशों से, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और अब तो बांग्लादेश हो गया, उधर म्यांमार, उस समय इतने अच्छे संबंध नहीं थे। उस समय बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान एक ही था। तो आप यही समझिए कि हमें जो है वो ज़मीन के ऊपर व्यापार करने का कोई प्रसाधन नहीं था, उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी हमारे पास। तो ये चीज़ें जो हैं वो नौसेना के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी आवश्यक था जानना। हमारे जो प्लान करते थे, जो नेवी के बड़े अफसर थे, चाहे या पॉलिटिशियंस थे, ये तो ज़रूर है कि उस समय नेवी को इतनी ज़्यादा सुरक्षा के दृष्टि से प्राथमिकता नहीं दी गई, पर्टिकुलरली पंडित नेहरू के समय में। वो तो सोचते थे कि हमारे साथ कोई देश नहीं लड़ेगा, शांति का दूत। और इसलिए वो सीख तभी मिली जब चावेनलाई भारतवर्ष में आए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया उनके साथ, और वापस जाकर उन्होंने भारत पर 1962 में चढ़ाई कर दी। तब उन्हें ये लगा कि हमारा दोस्त नहीं है वो हमारे लिए एक कांटा बनकर रह जाएगा। और उसके बाद ही हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना की जो प्रगति हुई है, वो समझिए कि 1962 के बाद जब ये दिमाग में आया कि हमारे भी लोग हमारी भी हानि पहुंचा सकते हैं अपने पड़ोसी देश, तब उनको ये ख्याल आया कि नहीं, अभी जो है हमें इनको मजबूत करना होगा। नहीं तो उनका ऐसा मानना था कि भारतवर्ष को सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का ही खतरा है, और इसीलिए हमारी पुलिस फोर्स बड़ी होनी चाहिए, बाहर का कोई खतरा नहीं है। और इसलिए उन्होंने सेना, वायुसेना, नौसेना पर उन्होंने जोर नहीं दिया था। किंतु एक चीज़ उन्होंने ज़रूर किया था, चूँकि वो लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे अंग्रेज वायसराय थे, अंतिम वायसराय, उनसे उनकी अच्छी दोस्ती थी। और माउंटबेटन जो वायसराय थे वो एक नौसेना अधिकारी रह चुके थे अपने जीवन काल में। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आपके देश को एक विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहते हैं, वो होना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में सबसे बड़े देश हैं। आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं करना है, आपको अपने नज़दीक के छोटे देशों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और आपको इतिहास में और हम पीछे ले चलते हैं। बहुत पहले एक वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने, हालांकि वो बड़े पॉपुलर नहीं थे, लेकिन उनको, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, दो विश्व की जो राजनीति है, उसका उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो उन्होंने अपने एक मेमोयर में लिखा था कि भारतवर्ष को एक बहुत
मजबूत नौसेना की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन के और हमारे जो लैंड बॉर्डर्स पे जो हमारे नेबर्स हैं वो इनके लिए हमेशा खतरनाक बने रहेंगे। और अगर उनको रोकना है और भारतवर्ष को अपनी प्रगति करनी है, ऊर्जा की या समझिए कि कॉमर्स की, ट्रेड की, व्यापार की, तो भारतवर्ष को समंदर के ऊपर देखना बहुत आवश्यक होगा। और ये बहुत साल पहले उन्होंने कहा है। हमारे ख्याल से उनको ये कहे हुए शायद 100 साल हो गया है। आज़ादी के बहुत पहले उन्होंने ये कहा था। इसलिए भारतवर्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो सीमा है, ज़मीनी सीमा है, उसकी सुरक्षा काफ़ी है, क्योंकि हमारे जितने आक्रमण हुए हैं मुगल से या बाकी लोगों से, वो सब पहाड़ की ओर से हुए हैं। लेकिन ये सोचना भूल होगी भारतवर्ष के लिए। तो भविष्य का भारत जो है उसको समुद्र को देखना पड़ेगा। समंदर में भारत का भविष्य है और उसी हिसाब से वहाँ की नौसेना को बहुत मजबूत करना होगा। तो ये इतिहास की जो एक दो चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग में रखना इसलिए आवश्यक है कि अब वो सारी चीज़ें बहुत सही होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब देख लीजिए, भारतवर्ष का जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तब से उनका ध्यान जो है वो समुद्र के ऊपर ज़्यादा है, व्यापार के ऊपर ज़्यादा है, और सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, समुद्री सुरक्षा, उसके ऊपर उनका काफ़ी ध्यान है। और उसके बाद जो आप अभी प्रगति देख रहे हैं उसके बारे में मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपको वापस फिर वहीं ले जा रहा हूं जहां मैंने अपनी कहानी को छोड़ा था। तो जब उसके बाद जब भारतवर्ष के नौसेना अध्यक्ष बने भारतीय, और बड़े हमारे ऊंचे पदों पर भारतीय नौसेना अफसर जब वहाँ बैठने लगे ऊंचे रैंकों में, तब उन्होंने भारतवर्ष का एक प्लान किया। और भले ही उस समय के पॉलिटिशियंस जो है वो समुद्री सुरक्षा पे उतना जोर नहीं देते थे, लेकिन हमारे जो एडमिरल्स थे वो बहुत आगे की सोचते थे, भविष्य के बारे में बहुत सोचते थे। और वो देख रहे थे कि भारतवर्ष ऐसी जगह पर है हिंद महासागर में प्रवेश करने के लिए किसी दूसरे देश की नौसेना को या दूसरे देश के व्यापारी जहाज को, मर्चेंट शिप जिसको कहते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि समुद्र की सुरक्षा के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। क्यों, उसका भी कारण मैं बताता हूं। तो जब हमारे बड़े नौसेना के अधिकारियों ने ये देखा कि ये आर्थिक स्थिति के हिसाब से भारतवर्ष जो है उतना पैसा कभी एलोकेट नहीं कर पाएगा, उतना आवंटन नहीं कर पाएगा नौसेना के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये चीज़ें हम बाहर से अगर खरीदना बंद कर दें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भारतीय रुपयों में सरकार जो है पैसा खर्च करने के लिए तैयार होगी। तो ये एक बहुत आगे की सोच थी। और 1960 से ही, और मैं कहूँगा 65 के बाद से ही, ये यहाँ पे उन्होंने ये एक डिसीजन लिया भारत सरकार को साथ में रखते हुए कि हम जो है जहाज बनाने के कारखाने जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो पुराने कारखाने थे, मझगांव डॉक था बम्बई में, या फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर था कलकत्ता में। तो ये दो थे, लेकिन उसके बाद और भी ज़्यादा शिपयार्ड बनाने के लिए, गोदीवाड़ा बनाने के लिए सरकार ने पैसे दिए और हम लोगों ने 4 सरकारी शिपयार्ड्स हमने बनाए जहाँ जहाज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, उत्पादन करने लगे हम। तो ये कहूँगा जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं अंग्रेजी में, वो समझिए कि एक बहुत अच्छा कदम था। क्योंकि आज जो हमारी नौसेना है, अब कोई भी पानी का जहाज इंपोर्ट नहीं करती है। जो पुराने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के 1-2 बचे होंगे वो भले ही आ जाए,
और अभी हाल में आपने देखा होगा हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को कमीशन किया है। अब हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी भारतवर्ष में बनाने लगे हैं, ये पहला था। वही एक बड़ा जहाज है, बड़ा कॉम्प्लेक्स जहाज है, जिसमें कि तकनीकी जानकारी होना, अब हमारे इंजीनियर्स में वो तकनीकी जानकारी हो गई है। और ये जितने हमारे सरकारी शिपयार्ड हैं जो सरकार के रक्षा मंत्रालय से नियंत्रित होते हैं, उसमें जितने भी प्रमुख रहे हैं वो नौसेना अधिकारी रहे हैं, इसलिए कि उनको जहाज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है और वो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको बनाने में उतनी प्राथमिकता देंगे। इसलिए वो जो है, एक हम बिल्डर्स नेवी कहते हैं अपनी नेवी को, क्योंकि हम अपना जहाज खुद बनाते हैं। तो अब तो खैर अब बहुत सारे इंजीनियर सिविल क्षेत्र में भी इसके काबिल हो गए हैं कि वो जहाज़ बनाने में मदद करें। बाहर से पढ़कर आते हैं। हिंदुस्तान में आईआईटी में पढ़ाई होती है, एमटेक होता है आईआईटी दिल्ली में शिप बिल्डिंग में। तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो अब मैं आपको फिर ले चलता हूँ 1962 के बाद की घटनाओं का। तो जब ये सब कुछ हो रहा था और 1962 की लड़ाई ने हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनको जागरूक कर दिया कि हमारा भारतवर्ष सुरक्षित नहीं है। और 65 आते आते ये देखा गया कि पाकिस्तान जो है, जिसकी नौसेना करीब करीब उतनी ही बड़ी थी, लेकिन उनको सबमरीन उनके पास ज़्यादा अच्छे थे, और वो जो है हमारे शिप्स को वो खतरे की घंटी बजाने लगे। बॉम्बे के बाहर आ जाते थे, मुंबई के बाहर, गुजरात के बाहर आ जाते थे, वहाँ गोलाबारी करते थे। तब थोड़ी जागरूकता हुई कि नहीं, हमें समुद्र की ओर से भी खतरा है। और देखिए कि वो हमारा जितना इम्पोर्टेड ऑयल था वो सब जो है पर्शियन गल्फ से आता था, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, ओमान से, यूनाइटेड अरब अमीरात से। समझिए कि करीब करीब हमारे भारतवर्ष का 80% ऑयल जो है उस क्षेत्र से आता है। और इसलिए उस टैंकर्स की सुरक्षा करना, अगर लड़ाई का माहौल हो तो पाकिस्तान हो सकता है हमारे टैंकर्स को भी डैमेज करे, उसको डुबो दे। फिर तो भारतवर्ष में बिजली बत्ती भी नहीं जलेगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी प्लांट चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और वो एनर्जी जो है ऑयल से मिलती है। ऑयल से ही बिजली भी पैदा होता है, ऑयल से ही सारा कुछ चलता है। जितना हमारी गाड़ियां हैं, चाहे जितने टैंक हैं, मोटर्स हैं, हर चीज़, आपकी कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, हर चीज़ में तेल की आवश्यकता है। तो प्रगति के लिए ऊर्जा का होना बहुत आवश्यक है। तो धीरे धीरे सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। आजकल सोलार एनर्जी की बात हो रही है, आजकल विंड एनर्जी की बात हो रही है। तो ये सब जैसे जैसे तकनीकी जानकारी हमारी बढ़ी, वैसे वैसे हम वो भी बढ़ाते गए। तो 62 के बाद और 65 की लड़ाई के बाद जब देखा गया कि नहीं, हमें तीनों सेना के तीनों अंगों को मजबूत करना है, तब तक 1964 में पंडित नेहरू का देहांत हो चुका था। और ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो देखते थे हमारे मंत्री लोग, उनको ये जानकारी, पढ़े लिखे लोग होने लगे, और उनको ये जानकारी होने लगी कि नहीं, हमें भारत की सुरक्षा हर तरफ से करनी होगी। तो और हमने अपना जहाज बनाना शुरू कर दिया। हमारा सबसे पहले एक छोटा सा जहाज बना था आईएनएस अमर, वो पेट्रोल बोट था। और धीरे धीरे हमने पहला फ्रिगेट बनाया आईएनएस नीलगिरी, वो भारत का पहला शिप बिल्ड हुआ था, जो कि हमारे भारतवर्ष के ही नौसेना ऑफिसर ने, जो बाद में जाके नौसेना अध्यक्ष बन गए, एडमिरल डॉसन, वो कैप्टन थे, और उन्होंने वो भारत की पहली फ्रिगेट जो है भारत की बनाई हुई, उन्होंने कमांड किया उसको। तो ये 65 के बाद से जो प्रोग्रेस हुई, काफ़ी हुई। 1961 में हमारे पास हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हमने खरीदा, विक्रांत, पुराना विक्रांत, इंग्लैंड से खरीदा था। तो उन्होंने उसको कहा कि ये 10 साल चलेगा। उसके साथ हमने फाइटर विमान खरीदे, सी हॉक। उसके ऊपर हमने फिर एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट खरीदे, एलिजे, जो कि फ्रांस से खरीदा था।
और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स रखे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, कम्युनिकेशन ड्यूटीज़ के लिए। तो वो जो है वो काफ़ी काम आया। 1971 की जब लड़ाई हुई तब तक हमारा भारतवर्ष काफ़ी सक्षम हो गया था, लेकिन हमारे पास जो है वो सबमरीन जो है उसकी बहुत कमी थी, और पाकिस्तान ने फ्रांस से कई एक सबमरीन खरीद रखा था जो कि हमें काफ़ी डैमेज कर रहा था। और आपको याद होगा कि 1971 की लड़ाई में जो लोग उस समय थे 1971 में, आप ज़्यादा लोग तो शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे, तो 1971 में हमारा एक शिप था एनएस खुखरी, जिसे कि पाकिस्तान के एक सबमरीन ने उसे डुबो दिया था ओखा की कोस्ट पर। और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग बचे भी। और कैप्टन मुल्ला हुआ करते थे जो कि उस जहाज़ के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो नेवी की ट्रेडिशन है कि जब तक हर आदमी जहाज़ खाली नहीं कर जाए तब तक कप्तान जहाज़ को खाली नहीं करेगा। और चूंकि हर लोग शिप से बाहर नहीं निकल पाए थे, कप्तान अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे जहाज़ के साथ समंदर में समा गए। तो ये है हमारी ट्रेनिंग का एक, समझिए कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है कि हम ट्रेडिशंस को, और हम जितना हम लड़ाई में सक्षम हैं हम उतना ही ट्रेडिशन को पालन करने में भी सक्षम हैं। तो उसके बाद जो है भारतवर्ष ने सबमरीन खरीदने की सोची 65 और 71 के बीच में। तो भारतवर्ष ने सबसे पूछा भाई कि हमें आप सबमरीन दोगे कि नहीं दोगे। तो इंग्लैंड ने कहा कि हम देंगे सबमरीन, लेकिन वो बड़ी पुरानी थकी हुई सबमरीन दे रहे थे जिसे कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उस समय जो है अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर काफ़ी ज़्यादा था। क्यों कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आज जिसको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कहते हैं, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो सोवियत रूस का अंग हुआ करता था और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री था। अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र है। तो ये दोनों के बीच में जो एक मानसिक मुठभेड़ है वो तब से जो चली है अब तक चल रही है, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल में सिंगल पार्टी रूल होता है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं होती है। और हमारे फ्री वर्ल्ड में, जैसे हम एक प्रजातंत्र हैं, डेमोक्रेसी हैं, हम जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री को गाली देकर भी निकल जाते हैं। तो ये बोलने की जो आज़ादी है, हमारा जो संविधान है वो परमिट करता है फ्री स्पीच। लेकिन हमें भी नागरिक होने के नाते ये देखना होगा कि कहीं हमारी फ्री स्पीच किसी और की फ्री स्पीच की बाधा तो नहीं डाल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे लोगों ने बहुत सोचा है एक समय में।